मोटारें। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, शोपियां में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर के हैं। इनमें लश्कर का एक कमांडर भी शामिल है जो आतंकी मारे गए हैं। तो बड़ी खबर, सुरक्षा बल ने लश्कर के 2 आतंकी मारे हैं। ये सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर का टॉप कमांडर भी मुठभेड़ में मारा गया है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर, यहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, शोपियां इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और यहां पर बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल शाम को ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और उसके बाद रात भर फायरिंग भी हुई और रात के दौरान ही 2 मिलिटेंट मारे गए, जिसमें एक टॉप कमांडर भी है जो पुलिस का कहना है कि वो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है, इशफाक अहमद, और अबू अकरम जो था उसका कोड नाम था, और ये 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो कुल मिला के अभी तक अब 80 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं 1 जनवरी से लेके आज तक। तो अभी ये ऑपरेशन जो था रात को शुरू हुआ था शाम को, और रात को ये खत्म हो गया और 2 मिलिटेंट मारे गए। ठीक है रिफत। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जारी तनातनी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसका ऐलान देर रात शाम कांग्रेस आलाकमान की ओर से किया गया, जिसकी खबर लगते ही पंजाब के अलग अलग शहरों में सिद्धू के समर्थक जश्न में डूब गए। पटियाला से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सिद्धू के समर्थक हाथों में पोस्टर और पार्टी के झंडे लेकर जश्न मनाते दिखाई दिए। समर्थकों के जश्न के बीच नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला के गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे, जहां कुछ देर बिताने के बाद जब सिद्धू बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किए, लेकिन उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। सिद्धू को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर भी पहुंचे, जिनका सिद्धू ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और वहां भी बिना कुछ बोले वो घर के अंदर चले गए। कभी कभी कंसेंसस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, ऐसा ही इस समय हुआ है। सिद्धू समर्थकों के जश्न की कुछ इसी तरह की तस्वीरें अमृतसर से भी सामने आई। वहां पर कुछ समर्थकों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आतिशबाजी की, जबकि कुछ ढोल की थाप पर डांस करते दिखाई दिए। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही हाईकमान ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलन पर अड़े किसानों को सरकार ने बातचीत का एक और मौका दिया है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार किसानों से बात को तैयार है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील भी की है। कृषि मंत्री ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब पहले ही जंतर मंतर पर आंदोलन करने की बात किसान कह चुके हैं। कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर कई महीनों से किसानों और सरकार के बीच ठनीरार को खत्म करने की एक और शुरुआत सरकार ने कर दी है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए किसानों से न सिर्फ आंदोलन को खत्म करने की अपील की, बल्कि चर्चा के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश भी की। किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार किसान यूनियन के लोगों से आग्रह है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाएं। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। दरअसल कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन पर बैठे एक लंबा वक्त हो गया है। कई महीनों से इसी तरह किसान तंबू और कनात लगाए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार भी कृषि कानून को लेकर अपना रवैया साफ कर चुकी है। इस दौरान बातचीत के जरिए कई बार बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन किसान किसी भी सूरत में आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि इस दौरान कई किसान संगठन इस आंदोलन से पल्ला भी झाड़ चुके हैं, लेकिन कुछ संगठन लगातार आंदोलन को हवा देने में जुटे हैं। यही वजह है कि मॉनसून सत्र से पहले एक बार फिर सरकार इस आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश में जुट गई है। करेंगे, हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। उधर मॉनसून सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में 33 पार्टियों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कृषि कानून से जुड़े मुद्दे को सामने भी रखा गया। इस मुद्दे पर एनडीए गठबंधन से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर साफ कहा है कि
मॉनसून सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है, ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। उधर किसान नेता मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को जंतर मंतर पर आने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में किसान नेताओं ने पुलिस के सामने अपनी बात भी रखी है। खबर है कि काफी हद तक पुलिस ने इस पर अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। हालांकि कल किसानों और पुलिस के बीच होने वाली फाइनल बातचीत के बाद ही इस मुद्दे पर आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी। कि 22 तारीख को 200 लोग जाएंगे हमारे पार्लियामेंट में, उनकी कैसे व्यवस्था रहेगी, कहां तक वे लोग जाएंगे, चेक करेगी। हमारे ये कि पार्लियामेंट पे वहां पर जाके हम अपना बैठे और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शाम को खत्म हो तो उसी टाइम पे वे लोग वहां से वापसी आ जाए। आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष के साथ साथ किसान एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों को लेकर मॉनसून सत्र में हंगामा खड़ा कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार एक बार फिर इस मामले में नया रास्ता तलाशने की कोशिश में जुट गई है, जबकि किसान भी इस मुद्दे पर अपनी नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा के पानीपत से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर हथियारों से लैस बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट की, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए 4 बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिस वक्त ये घटना हुई दुकान के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जबकि 2 ग्राहक काउंटर पर खड़े नजर आए। ये सभी लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद एक बदमाश दुकान में दाखिल हुआ और उसने वहां रखा सारा कैश उठा लिया, जबकि पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश दुकान के बाहर लोगों को डराते धमकाते नजर आए। 3 से 4 व्यक्ति लोग हैं, उन्होंने फायर किए हैं। हम वहाँ से कुछ खाली खोल भी बरामद किया वहाँ से। बताया गया कि दुकान में रखे 1,30,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मुंबई में बारिश अगले 24 घंटे में आफत लेकर आने वाली है। मौसम विभाग ने मुंबई में आने वाले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के शहरों में अगले 24 से 48 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से कई जगह जलजमाव भी हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कार की खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त कार में 24 लोग सवार थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मरने वालों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर कोरोना के खिलाफ कदम न उठाने और लापरवाही बरतने के आरोप में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर आगजनी और प्रदर्शन किए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। भारत ने पहले वनडे में मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से मेहमान टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। श्रीलंका की ओर से रखे गए 263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 80 गेंद बाकी रहते 3 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान शिखर धवन ने नॉट आउट 86 रन की पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। शिखर के अलावा ईशान किशन 59 और पृथ्वी शॉ ने तेज तर्रार 24 गेंद पर 43 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच 20 जुलाई को दोपहर 3 बजे से कोलंबो के ही प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के ख्वासपुर गांव में एक इमारत गिरी। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। इमारत के मलबे में कुछ लोगों की दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मलबे से जिंदगी बचाने में जुटे हैं। प्रशासन ने बताया कि गुरुग्राम के पटौदी रोड पर यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम्स भी आ गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं बचाव और राहत कार्य अभी चल रहा है। एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है जो अलाइव थे। एक अभी दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो गए तो उनकी बॉडी को भी अभी निकाला गया है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अभी 2 व्यक्ति और अंदर ट्रैप हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो अंदर थे परंतु गिरने से पहले बिल्डिंग गिरने से पहले जो बाहर निकलने में सफल रहे, उनको साथ लेके जिस स्पॉट पे हो सकते हैं ट्रैप वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है। पीओके में कई आतंकी कैंप मौजूद है जहां पर ड्रोन अटैक की साजिशें पनपती हैं। पीओके में ऐसे कई इलाके हैं जहां जैश और लश्कर के अलावा दूसरी आतंकी तंजीमों के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम पहली बार एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस
सर्विलेंस रूम तक पहुंची, जहां से पाकिस्तान की सेना की हर हरकत और साजिश पर नजर रखी जाती है। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। एलओसी के पास पाकिस्तान के ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, इबादत गाह के पास बनाए आतंकी लॉन्च पैड, पाकिस्तान के ड्रोन बेस बेनकाब। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हालात फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस दौर में भी पाकिस्तान की आतंक नीति बदस्तूर जारी है। पीओके में पाकिस्तान की सेना की निगरानी में चलने वाले आतंकी ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां भी ये हकीकत जानती हैं, लिहाजा एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर दिन रात 24 घंटे नजर रखी जा रही है। और आज हम आपके सामने टीवी पर पहली बार एलओसी के उस पार आपको वो इबादत गाह दिखाएंगे जिसकी आड़ में और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने अपने पाले हुए आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करती, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी है पीओके के मोहरा शरीफ शहर में बनी सबसे बड़ी मोहरा शरीफ मस्जिद। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक इस मस्जिद के पास निकियाल में पाकिस्तान की सेना की निगहबानी में एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आतंकी इसी मस्जिद में सजदा कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करते हैं। सामने आप देख सकते हैं वो मोहरे शरीफ एक बहुत बड़ा टाउन है वहाँ पे, और उसके बीचों बीच जो आप एक गुंबद नुमा एक मस्जिद देख रहे हैं वो मोहरे शरीफ मस्जिद है। बताया यही जाता है कि जब भी कोई आतंकी इस जगह से लॉन्च होता है, यानी कि वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो वो उसी मस्जिद से होते हुए आता है। और ये आगे का पूरा फीचर आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ी जो है जितने भी मकान हैं वो सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। और इस वक्त हम लोग एलओसी के फेंस के काफ़ी अंदर है। हालांकि ये नीचे का सारा इलाका भारतीय इलाका है और यहाँ पे किसी तरीके की घुसपैठ ना हो उसके चलते फौज ने अपनी अपनी अलग अलग पोस्ट जो है वहाँ पे बनाई हुई है, जहाँ पे 24 घंटे सर्विलांस किया जाता है। पाकिस्तान की फितरत और चालबाजियों से भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां अनजान नहीं हैं, लिहाजा एलओसी पर भारतीय सेना मुस्तैदी से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती है। भारतीय सेना के मुताबिक एलओसी पर बीजी सेक्टर से पीओके में मोहरा शरीफ, कोटली, निकियाल, बालाकोटे, जंदरोट और तात्ता पानी की दूरी महज कुछ किलोमीटर ही है। एलओसी से पीओके के कुछ इलाके तो बिल्कुल सामने ही नजर आते हैं। ये वही जगहें हैं जहां जैश और लश्कर के अलावा बाकी आतंकी तंजीमों के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन इलाकों में मौजूद सभी आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव हैं। इन ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को पाकिस्तानी फौज, एसएसजी और बैट ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक आतंक के इन ठिकानों पर अब आतंकियों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना के अधिकारी भी मानते हैं कि ड्रोन इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है।
ड्रोन को पाकिस्तान ने अब अपना एक नया हथियार बनाया है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला कर पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारतीय सीमा में किसी हद तक जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना लगातार इन ड्रोन की काट ढूंढने में लगी हुई है और यही वजह है कि एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसको बड़ी तेज़ी से लाने की कोशिश में भी है। अभी तक हम आपको LOC पार उस इलाके को दिखा चुके हैं जहां POK में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे मौजूद हैं। अब हम आपको LOC पर BG सेक्टर में मौजूद भारतीय सेना की वो सर्वेलांस पोस्ट दिखाते हैं जहां से पाकिस्तान की हर साजिश पर नजर रखी जाती है। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर उन सब चीज़ों को, उन सब तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो कि लगातार मॉनिटर की जा रही हैं। इस वक्त हम लोग एक सर्विलांस रूम में है, एक फॉरवर्ड एरिया के एक सर्विलांस रूम में है जहां पे कि लगातार पाकिस्तान की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, बहुत दूर तक जो है इसको देखा जा सकता है। आसानी से यहाँ से पाकिस्तान की मूवमेंट, चाहे वो फौज की हो चाहे वो आतंकियों की हो, वो देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लाइव वीडियो है और इसमें पाकिस्तान फौज का एक बंकर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है की गई हैं। न्यूज़ 18 पहली बार LOC पर बने भारतीय सेना के उस सर्वेलांस रूम में पहुंचा जहां से पाकिस्तान की सेना और आतंकी हरकतों की गहरी साजिशें और उनके सबूत साफ साफ नजर आते हैं। ये सारे जितने भी शेल्स हैं ये सब पाकिस्तान ने जो है इस पूरे इलाके में, BG सेक्टर के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के वक्त जो है उनको आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों को फायर किया जाता रहा है और सीज फायर वायलेशन जो है इन्हीं के ज़रिए किया जाता है। ये 81 mm मोर्टार है, इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो है भारतीय चौकियों पर जो है बॉम्बिंग के लिए करता है। साथ ही जो यहाँ पे जो लोकल है उन पर भी जो है ये इसी से जो है इससे निशाना बनाते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये 120 mm मोर्टार का टेल फिन है जो कि पाकिस्तान की सेना जो है यहाँ पे भारतीय चौकियों पर चलाती है। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि 105 mm यानी कि फील्ड गन, इसके आप शेल देख सकते हैं। ये वहाँ से मारे गए हैं, ये आर्टिलरी के शेल्स हैं और यहाँ पे आके गिरे हैं। LOC पर लगी कंटीली बाढ़ के दूसरी तरफ से आने जाने वालों पर सेना की पैनी नजर भी रहती है क्योंकि सेना को अच्छी तरह से पता है कि इस इलाके में LOC नालों और पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है, लिहाजा पाकिस्तान से नार्को टेरर का खतरा भी बना रहता है और इस खतरे को टालने के लिए फौज ने अपने साथ साथ एक और मुस्तैद प्रहरी तैनात किया है, स्निपर डॉग। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा जनरेट करने की कोशिश में लगा रहता है और जिसका सबसे आसान रास्ता उसके लिए है नार्को टेरर, यानी कि जो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, उसको जो है वापस जो है यहाँ पे भेजकर उससे जो पैसा मिलता है उसको जो है आतंकवाद में झोंका जाता है। लेकिन इस दरवाजे के उस तरफ जो है ज़मीन के रास्ते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गांव हैं और उस रास्ते कोई अगर ड्रग्स इस तरफ ना आए उसको सुनिश्चित रखने के लिए एक जो है यहाँ पे स्निफर डॉग जो है उसको जो है यहाँ तैनात किया गया है। LOC पर BG सेक्टर का ये इलाका अंग्रेजी के U अक्षर की शक्ल का है जिसके सामने का पूरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। यह वही इलाका है जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जेट भारतीय सीमा की तरफ बढ़े थे और भारत की एयर स्पेस को लांघते हुए BG सेक्टर पर बम गिराए थे। इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं उसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी बतानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक किया था उसके दूसरे दिन पाकिस्तान का जो फाइटर जेट थे, पाकिस्तान के जो 4 फाइटर जेट थे वो भारतीय सेना में घुसकर, सीमा में घुसकर जो है उन्होंने बॉम्बिंग की थी। 2 बॉम्ब उन्होंने गिराए थे। ये वही पाथ है, ये जो आप देख सकते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान के 2 जेट जो हैं वो फाइटर जेट आए और आने के बाद यहीं पास में BG सेक्टर का जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके नज़दीक दोनों बॉम्ब उन्होंने रिलीज़ किए थे। इस फॉरवर्ड पोस्ट पर न्यूज़ 18 की टीम ने खुद अपनी आंखों से देखा कि भारतीय फौज और उसकी मुस्तैदी ने किस तरह पाकिस्तानी मंसूबों पर अपना पहरा बैठा रखा है और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर आतंकी साजिश को
कुचलने का सारा साजो सामान लेकर भारतीय सेना हरदम तैयार रहती है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में लाख रोकथाम और उपायों के बाद भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने नाबालिग के रेप के आरोपी के घर की कुर्की की। इस बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी के घर को खुदाई करने वाली मशीन से जमींदोज कर दिया। यूपी के बलरामपुर में एक मकान से एक 12 फीट अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना पर पहुंचे वन विभाग के लोगों ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद अपने कब्जे में ले लिया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक्स के खेलगांव में 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है, जबकि एक मरीज खेलगांव के बाहर पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। एक दिन पहले भी खेलगांव में खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। फिलहाल सभी खिलाड़ियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैक हो गया। हैकर्स ने इस अकाउंट का नाम बदलकर एलन मस्क कर दिया और तस्वीर भी एलन मस्क की ही लगा दी है। 9 दिन पहले भी हैकर ने AIMIM का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया था, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। बिहार के रोहतास जिले में पिकनिक मनाने मांझर कुंड पहुंचे 2 लड़के बरसात के पानी से झरने का अचानक जलस्तर बढ़ने पर एक पहाड़ी पर फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यूरोपियन देश पोलैंड इन दिनों बाढ़ और तूफान का कहर झेल रहा है। बाढ़ की वजह से पोलैंड के ज्यादा शहरों में पानी भर गया है। वहीं तूफान से सैकड़ों मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पोलैंड में बाढ़ से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब बात भारतीय सेना के उस हथियार की, जिसकी बदौलत LOC पर सरहद पार से आने वाली हर पाकिस्तानी साजिश को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दरअसल ये भारतीय सेना की वो रणनीति है जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। LOC पर भारतीय सेना ने बदली रणनीति। LOC पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की झलक। 6 और असॉल्ट राइफल के निशाने पर आतंक। सरहद के पहरेदारों के साथ LOC पर न्यूज 18। हाथों में असॉल्ट राइफल लिए भारत की सरहद की रखवाली करते ये भारतीय सेना के वो शूरवीर हैं जिनकी चौकन्नी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। फिलहाल LOC पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर करार के बाद दोनों तरफ से गरजती तोपें बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से LOC पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने भी LOC पर घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी रणनीति और हथियारों में बदलाव किया है। दरअसल सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों को अब नई 6 और असॉल्ट राइफलें दी गई हैं, जिनकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। भारत के ये जांबाज सिपाही अपनी नई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रणनीति के तहत अभ्यास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर सीज फायर की सहमति के बाद से ऑपरेशंस में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। पहले ऑपरेशंस जो हैं वो सीधे तौर पर एक व्यू पॉइंट से भी किए जा सकते थे, लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जब भी ऐसे आतंकी देखे जाते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनको पहले थोड़ा अंदर आने दिया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट लगाकर किल किया जाता है। इस वक्त उसी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है
जो कि यहाँ पे जारी है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना के जो जवान हैं लगातार जो फायरिंग कर रहे हैं, ये हाल ही में अमेरिका से लिए गए 6 असॉल्ट राइफल है। इनकी मारक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त है। एक मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। 2 मोड हैं इसके, जो कि एक सिंगल बर्स्ट राउंड और एक फुल मैगजीन बर्स्ट राउंड, यानी कि एक बार ट्रिगर करते साथ ही ये जो है पूरी तरीके से पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। दरअसल एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सीज फायर से पहले भारतीय सैनिक आतंकियों के एलओसी पार करते ही उन्हें ढेर कर देते थे, लेकिन अब घुसपैठ की जानकारी मिलते ही सेना मल्टी लेयर एम्बुश लगाती है। इस रणनीति के तहत एलओसी पार करने के बाद आतंकियों को कुछ दूर तक आने दिया जाता है और जैसे ही आतंकी भारतीय सेना की फायर लाइन में आते हैं, उन्हें ढेर कर दिया जाता है। इसी रणनीति के तहत अब एलओसी पर आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इस रणनीति में आतंकियों को वापस भागने का मौका भी नहीं मिलता है और आतंकियों को ढेर करने में 6 और असॉल्ट राइफल एक अहम भूमिका निभा रही है, जिन्हें खास तौर पर अमेरिका से एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है। ये पहली बार कैमरे में आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो सबसे अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है 6 और उसकी फायरिंग। और जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है इस गन को अमेरिका से लिया है और इस वक्त लगातार जो है फायर कर रहा है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक की है और इसकी खासियत है कि इसकी जो मारक क्षमता है बड़ी जबरदस्त है। आतंक की घुसपैठ रोकने के लिए सरहद पर भारतीय सेना और उसके जांबाज जवानों की तैयारियों को आपको दिखाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहली बार बीजी सेक्टर के उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची, जहां से पाकिस्तान की सभी पोस्ट पर दिन रात नजर रखी जाती है। इस पोस्ट पर ऐसे नाइट विजन डिवाइस कैमरा लगाए गए हैं, जिनकी बदौलत एलओसी पार पाकिस्तान की सेना की हर एक हलचल को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। ये सिर्फ दिन में ही नहीं, रात को भी जो है इसी के जरिए मूवमेंट देखी जाती है और इसका पूरा का पूरा अब मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आप इसकी तारीख भी देख सकते हैं और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट है, क्या क्या है उस जगह पे, पाकिस्तान की पोस्ट है अलग अलग, वो सब भी देखी जा रही है, यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। और किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं कि सामान्य सा जो रूटीन है उससे अगर अलग कुछ होता है, चाहे वो वहाँ पे फौजियों की गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो या फिर आर्मी पर्सनल जो है वो ज़्यादा दिखने लगे या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आर्मी फटीक में नहीं है लेकिन हाथों में वेपन है, तो यहाँ से वो देख सकते हैं और उसके बाद ये अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है, किस तरीके की जो है उसकी कोशिश हो सकती है। इस फॉरवर्ड पोस्ट से पाकिस्तान की सेना पर नजर रखने के मुकम्मल इंतजाम के साथ साथ इस पोस्ट पर तैनात भारतीय जवानों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी और मिसाइल अटैक को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। इस बुलेट प्रूफ ग्लास का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए जो है कोई भी वेपन से चलाया हुआ गोला या कोई रॉकेट वो आता है तो इसमें स्प्लिंटर्स नहीं होंगे। सामने आप ये देख सकते हैं कि ये जो जाल सा लगा रखा है, आप देखने में नॉर्मल सा एक सरियों का जाल है, लेकिन इसको मिसाइल स्क्रीन कहा जाता है। यानी कि सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है वहाँ से अगर इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो सबसे पहले ये उस जो स्क्रीन है उस पे जाके लगेगा, ब्लास्ट होगा और अगर उससे स्प्लिंटर निकलते हैं तो ये बुलेट प्रूफ जो है उससे जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे है उसको बचाएगा।
भारतीय सेना के हर ऑब्जर्वेशन पोस्ट में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे मौजूद है, वेपनरी सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे है। ये सामने जो है, जो कि इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, उनका ये अपना वेपन है, लाइट मशीन गन है। और अब लगातार इस तरीके की जो है मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है। बीजी सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एनवीडी कैमरा डिवाइस को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है। हालांकि भारतीय सेना की ये पोस्ट ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी जब कभी पाकिस्तान पोस्ट से फायरिंग या रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है तो इस पोस्ट पर उससे भी बचने के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर आतंकियों की तरफ से फेंके जाने वाले ग्रेनेड और ड्रोन अटैक को रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं। ये ऊपर ये जाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा वेपन या कह सकते हैं एक्सप्लोजिव आके गिरता है तो ये डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे इम्पैक्ट नहीं करता है। बात करें हम लोग ड्रोन की, ड्रोन से बचने के लिए भी जो है तैयारी इसी तरीके से की जाती है। हैंड ग्रेनेड से बचने के लिए इस तरीके से तैयारी की जाती है। चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो ड्रोन का ख़तरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी अगर कोई UBGL अगर चलाते हैं और या फिर कोई जो मिसाइल है उसको दागा जाता है और यहाँ तक आता है तो वो नीचे बैंग नहीं करेगा और यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होगा। इसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने हमारी टीम को एलओसी पर पेट्रोलिंग करने के दौरान उस अहम पहलू को भी दिखाया जिसकी बदौलत वो न सिर्फ दुश्मन को ढेर करते हैं बल्कि दुश्मन की गोलीबारी से खुद की हिफाजत भी करते हैं। मान लीजिए कि अगर अभी एकदम से फायर आता है तो किस तरीके से जो है पोजीशन ली जाती है। अब पोजीशन लेने के बाद जो है कोशिश यही की जाती है कि जो जिस जगह से फायर आ रहा है, जिस लाइन से फायर आ रहा है वहाँ जो है वो लोग टारगेट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से जवाबी फायर दिया जाता है। RL आप देख सकते हैं कि RL लेकर जो है यहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ से भी जो लाइन ऑफ फायर है वो यहाँ से नोटिस करके जो है उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी जो है लगातार इन पोस्ट पर हमला करती रही है, लेकिन इसी तरीके से हमेशा जब भी ये पेट्रोलिंग करते हैं इस पूरी संघर्ष से घिरी हुई भारतीय पोस्ट की, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि इसी तरीके की आड़ लेकर बैठना पड़ता है। एलओसी पर भारतीय सेना की तैयारियों को देखने के बाद एक बात तो तय है कि जब कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंक की कोई भी साजिश सरहद पार करेगी उसे नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा।